एलएलपी का नाम सबने सुना होगा, ठीक है, लॉ पढ़ने से पहले भी सुना होगा। तो जितना आइडिया है एलएलपी के बारे में वो बता दो, जो भी आइडिया है, गलत सही जो भी है बता दो। एक एक जना हाथ हाथ ऊपर करके पढ़े भी ना। 2008 में तो क्या हुआ था, 2008 में था ना, क्या आया था, एलएलपी आया था। अच्छा हाँ बता। कंपनी और पार्टनरशिप का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, मिक्सचर होता है ये एक तरीके से। तो कंपनी और पार्टनरशिप के दोनों के फीचर्स इसमें दिखते हैं, ठीक है, सारे फीचर्स नहीं बट कुछ मेजर फीचर्स दिखते हैं इसके अंदर, ठीक है। और बताओ भाई, और क्या पता है एलएलपी के बारे में, फीचर्स ही बता दो कुछ कुछ। नहीं तेरा आंसर हो गया, सबको एक चांस मिलेगा। हाँ एलएलपी सेपरेट एंटिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। हाँ ठीक है, सही बात है। हाँ कॉर्पोरेट बॉडी है ये, ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी है तो कॉर्पोरेट बॉडी भी हो जाएगी। हाँ और किताब मत फरोलो, जो पता है वो बता दो, किताब वाला तो मैं बताऊंगा ही। हाँ एक इंपॉर्टेंट फीचर, एलएलपी के नाम के अंदर एक फीचर दिया हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक दी हुई है। उसकी पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। हाँ हाँ म्यूचुअल एजेंसी का क्या, म्यूचुअल एजेंसी होती है इसके अंदर। रुक जा थम जा बहुत आगे चला गया, रुक जा रुक जा। हाँ किसी को कुछ और ऐड करना है या स्टार्ट करें क्लास? हाँ क्या बोल रहा है निखिल भाई, बताओ भाई। नेक्स्ट मैस्कॉट साहब बता दो क्या हो गया। मैस्कॉट क्या होता है? मैस्कॉट होता है, देख मान लो कोई एक यूजुअली एक या तो सिंबल होता है या कोई एक कैरेक्टर होता है, ठीक है, जो एक बेसिकली लोगों की जगह लगाते हैं अपने, ताकि उसको लोग याद रखें, ठीक है, और उसकी वजह से लोग उस पर अट्रैक्ट हो। तो अगर तेरे को मेरे चैनल पे लगा दिया और तू ऐसे वेव करता हुआ आया और तेरे को देख के लोग आ रहे, तो तू हमारा मैस्कॉट है, ठीक है। हाँ ब्लॉग की स्टार्टिंग, हाँ तो स्टार्टिंग कर देना, ठीक है गाइस। कुछ और ऐड करना है किसी ने या स्टार्ट करें? हाँ बता क्या होता है। हाँ 2 बंदे तो कम से कम होंगे ही, उसके बिना तो कैसे होगा, एक बंदा भी रहता है बहुत बार इसके अंदर, बट उसको मैं बताऊंगा क्या होता है। हाँ परपेचुअल सक्सेशन होता है, ठीक है, बढ़िया बात है, होता है। हाँ गाइस तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं, रिकॉर्डिंग कर दो स्टार्ट। स्टार्ट ही है क्या? अच्छा सॉरी भाई। तो हाँ यार ऐसे क्वेश्चन कर दिया तुमने यार, मेरे को लगा था रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं है, वो होगी स्टार्ट। हाँ तो गाइस एलएलपी देखो, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है, सबसे पहले दो चीजें समझ आ रही है, ऐसी पार्टनरशिप, पहले तो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप लिख दिया नाम के अंदर, दूसरी क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी है इसकी। तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है, नाम क्लियर है सबको, सबको आइडिया हो रहा है कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब देखो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होती है, बिल्कुल सही बोला कि कंपनी और पार्टनरशिप का कॉम्बिनेशन है ये, ठीक है। तो कुछ फीचर्स हमने कंपनीज के उठा लिए, कुछ फीचर हमने पार्टनरशिप्स के उठा लिए, तो उसकी वजह से हमने क्या बना दिया, एलएलपी बना दिया। सबसे पहले तो एलएलपी बनी क्यों, क्या रिक्वायरमेंट थी, क्या नीड थी कि ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बनाने की हमें, कि कंपनीज जो चीज फुलफिल नहीं कर पा रही या पार्टनरशिप जो चीज फुलफिल नहीं कर पा रही। तो देखो कंपनीज अभी तक तुमने पढ़ा नहीं है बट तुमने पार्टनरशिप पढ़ लिया। पार्टनरशिप के अंदर सबसे बड़ा इशू क्या होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है इसके अंदर। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब कि आपके पर्सनल एसेट सारे बिक जाएंगे अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की लाइबिलिटी बहुत ज्यादा एक्सीड कर गई है, तो आपने जितने पैसों का इनपुट किया था उससे अगर वो ज्यादा चली गई है और काफी ज्यादा चली गई है तो आपका घर बार भी बिक जाएगा, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, लोग डरते हैं पार्टनरशिप के अंदर आने से, लोग डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि उनको पता है अगर हमारा रिस्क ज्यादा है तो हमारा घर बार बिक सकता है, ठीक है, हमारे एसेट जो पर्सनल एसेट्स हैं वो बिक जाएंगे, ठीक है। बट ये रिस्क ना कंपनी में नहीं था। कंपनी में क्या होता है, कंपनी में आपके जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी कहां तक लिमिटेड होती है, कहां तक लिमिटेड होती है, जितने शेयर्स अभी उनको पे करने बाकी हैं, मतलब एज इन शेयर तो उन्होंने परचेज कर लिए हैं, शेयर उन्होंने सब्सक्राइब कर लिए हैं, ठीक है, शेयर के लिए उन्होंने अप्लाई कर दिया था, उनको एप्लीकेशन मिल गई, उनको अलॉटमेंट हो गई है। अब अलॉटमेंट के बाद भी आपको पैसे पे करने पड़ेंगे, ठीक है, अदरवाइज वो कैंसिल कर देंगे या निकाल देंगे, ठीक है। बट आप पैसे पे करते हो तो आपकी एक फिक्स अमाउंट होती है, आपको उससे ज्यादा पैसे पे नहीं करने हैं, ठीक है। आपने जितना सब्सक्रिप्शन किया, जितना आपको अलॉटमेंट हुआ है, उसके बेसिस पे आपका डिसाइड होगा कि आपको कितने पैसे ऑर्गेनाइजेशन मतलब कंपनी के अंदर आपको डालने हैं, ठीक है। और आपकी जो लाइबिलिटी होगी वो वहीं तक ही लिमिटेड होगी, कुछ केस के अंदर उससे ज्यादा होती है, वो केसेस हम शायद कंपनीज के अंदर डिस्कस करें, अभी उसको डिस्कस करने का कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा जो लिमिटेड लाइबिलिटी है
लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट जो है 2008 वाला, उसके जो जो फीचर्स तुम्हारे सिलेबस के अंदर दिए हुए हैं, उसके उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, कंपनीज के अंदर हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि तुम्हारे कंपनीज जो इंटर में आएगी उसके अंदर बहुत डिटेल में डिस्कस की होगी, जिसको थोड़ा सा मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, ऊपर ऊपर से सरफेस को हम टच करेंगे। ठीक है, एंड उसके बाद में जो तुम्हारा सिलेबस है वो कवर कर लेंगे। तो अब देखो, ये तो हो गया पार्टनरशिप की दिक्कत, कि पार्टनरशिप में एक दिक्कत थी बहुत बड़ी। अब कंपनीज में क्या दिक्कत होती है? कंपनीज में भी एक दिक्कत होती है। कोई दिक्कत ऐसी होती है कि कंपनी के अंदर जो तुम्हें लगता है कि बहुत अपरेंट है, बट पार्टनरशिप के अंदर वो चीज नहीं होती? कोई ऐसी चीज लगती है तुम्हें? रजिस्ट्रेशन तो चलो इसमें भी कंपलसरी है, उसमें वो पॉइंट नहीं है। हाँ, लीगल फॉर्मेलिटीज कंपनी के अंदर ज्यादा होती है। ठीक है, पार्टनरशिप के अंदर कम होती है वो। ठीक है, बट एलएलपी के अंदर भी थोड़ी बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, बट कंपनी से कंपैरेटिवली कम होती है। कंपनी से कंपैरेटिवली कम होती है बट कंपैरेटिवली कम होती है। बट एक और रीजन था, एक मेजर रीजन और है, कि जो चीज कंपनीज के अंदर जो इशू है वो कंपनी के अंदर एग्जिस्ट करता है, बट पार्टनरशिप के अंदर वो नहीं करता। क्या है वो? हाँ, पार्टनरशिप के अंदर परपेचुअल सक्सेशन है तो वो कोई इशू है? वो तो बढ़िया बात है ना, बिजनेस चलता रहेगा। किसके अंदर? नहीं नहीं, मैं उल्टा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तूने उल्टा समझ लिया कि कंपनीज के अंदर कोई ऐसा इशू जो पार्टनरशिप के अंदर नहीं होता। ठीक है, क्योंकि हमने कुछ फीचर्स हमने पार्टनरशिप के तो ले लिए। ठीक है, अब वो पार्टनरशिप के फीचर क्यों लिए, क्यों हम कंपनी पे शिफ्ट नहीं हो गए? क्योंकि जो हम आपने इशू बताया लिमिटेड लाइबिलिटी वाला, जो पार्टनरशिप के अंदर अनलिमिटेड होता है, वो तो कंपनी लिमिटेड लाइबिलिटी ऑलरेडी दे ही रही थी, तो आपने एक अलग एंटिटी क्यों बनाई? क्योंकि कंपनीज के अंदर भी कुछ इशू होंगे। अब वो क्या इशू थे? वो इशू ये थे कि आपका जो स्ट्रक्चर था वो बहुत ऑर्गेनाइज रहता था। ठीक है, ऑर्गेनाइज कैसे रहता था कि आपको सबसे पहले गवर्न कौन करेगा? कंपनीज एक्ट गवर्न करेगा। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए, कंपनीज एक्ट के अंदर जो फीचर्स दिए हुए हैं वो फॉलो होने चाहिए। ठीक है, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, आप शेयर होल्डर हो तो जरूरी नहीं है आप बिजनेस रन कर रहे हो, आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाना पड़ेगा, कंपलसरी यही है। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया आपने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाने के बाद में आपके जो डायरेक्टर्स हैं वो कंपनी रन करेंगे। जो आपकी कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में नहीं रह सकते हो तो आप नहीं रहोगे, नॉमिनल डायरेक्टर रहना रहेगा तो वो रहेगा। ठीक है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थी, बहुत सारे आपको फीचर्स ऐसे मिलेंगे जो आपके ऊपर कंपल्सरीली डाले जाते हैं, बट वो फीचर्स कहाँ पे नहीं होते? वो एलएलपी के अंदर नहीं होते। वहां पे क्या होती है? फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आपकी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, दो लोग आपके ऐसे होने चाहिए जो डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, जो कि इंसान होने चाहिए। ठीक है, बस इतनी सी एक मेजर रिक्वायरमेंट है, और वो उनमें से कोई एक इंसान इंडियन नेशनल, हाँ, इंडियन नेशनलिटी का होते हुए रेजिडेंट भी होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? बस ये एक छोटी सी रिक्वायरमेंट है जो कंपल्सरीली आपको करनी पड़ती है पूरी। अदरवाइज आपकी बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल है किसके अंदर? एलएलपी के अंदर, एज कंपेयर टू अ कंपनी। तो फ्लेक्सिबिलिटी किसकी आ गई? पार्टनरशिप की फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, एंड कंपनीज के लिमिटेड लाइबिलिटी वाले फीचर्स आ गए, परपेचुअल सक्सेशन वाले फीचर्स आ गए। ठीक है, इस वजह से बोला जाता है कि एलएलपी जो है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, और ये क्यों आई? क्योंकि दोनों साइड की जो खराब चीजें थी उनको हमने एलिमिनेट करके एक नई एंटिटी बना दी। ठीक है, अब वो नई एंटिटी बना दी, वो कब बनी है? 2008 से वो बननी शुरू हुई है इंडिया के अंदर, क्योंकि 2008 के अंदर आपका एक्ट आया था। इसके बारे में कुछ चीजें लिखी हुई हैं कि कब ये प्रपोज किया गया था, कौन सी मिनिस्ट्री प्रपोज करेगी ये? लॉ एंड जस्टिस प्रपोज करेगी। लॉ एंड जस्टिस ने प्रपोज किया था ये। ठीक है, लॉ एंड जस्टिस ने क्यों प्रपोज किया था? कॉर्पोरेट अफेयर्स भी तो कर सकती थी। लॉ एंड जस्टिस ने क्यों प्रपोज किया? क्योंकि उनका काम है। ठीक है, उनका काम है जो लीगल आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, कोई न्यू रिक्वायरमेंट्स हैं, या फिर आपका आपकी जो सोसाइटी के अंदर लॉ जिस तरीके से प्रिवेल कर रहा है उसमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो इनका काम है कि ये उसको गैप को फिल करते हैं, और लेजिस्लेचर को भी हेल्प करते हैं और जुडिशरी को भी हेल्प करते हैं। ये चीज हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो इस वजह से इन्होंने क्या किया? इस चीज को प्रमोट किया, एंड इन्होंने बोला कि ये एक्ट लेके आओ। ठीक है, उसके बाद में लोकसभा ने कब पास किया इसको? राज्यसभा ने कब पास किया? पार्लियामेंट ने कब पास किया इसको? 12 दिसंबर 2008। 2009 के अंदर क्या हुआ था? 2009 के अंदर प्रेसिडेंट का सिग्नेचर, तो इसमें 2008 का लिखा हुआ है अभी। तो प्रेसिडेंट का सिग्नेचर 2009 में आया था ना, 2008 का लिखा, क्योंकि बिल प्रपोज 2008 के अंदर हुआ था। ठीक है, एक्ट बनने की जो प्रोसेस थी वो 2008 में स्टार्ट हो गई थी, इसलिए इसके अंदर 2008 मेंशन किया गया है। ठीक है, क्लियर है? अब देखो, अभी तक अपनों ने जो भी चीजें पढ़ी हैं वो हमने पढ़ी है जो नॉर्मल आज तक आप चैप्टर्स पढ़ते आए हो, कि हाँ ठीक है, पोर्शंस बना दिए, इसमें ये चीज समझा दी, उसके रिगार्डिंग सारे के सारे सेक्शन बता दिए। ठीक है, ये जो चैप्टर है ना, ये आपका थोड़ा सा ना बेयर एक्ट की तरह है। बेयर एक्ट के अंदर क्या होते हैं? लाइन वाइज सेक्शन दिए होते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी ट्राई इन्होंने यही किया कि थोड़े से बेयर एक्ट की फीचर्स डाल दिए,
ठीक है, जैसे बेयर एक्ट के अंदर चीजें मेंशन होती हैं वैसे इसके अंदर चीजें मेंशन की गई हैं, कंप्लीटली नहीं गई है, वरना बेयर एक्ट ही छाप देते पूरा का पूरा। कंप्लीटली नहीं किया गया है, एक ट्राई किया गया, एक अटेम्प्ट किया गया है। ठीक है, तो आप देखोगे स्टार्टिंग में आपकी डेफिनेशन है, ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद में आप देखोगे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपको बता दिया कि एलएलपी क्यों बनी है, किस लिए बनी है, कब बनी है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा आपके फैक्ट्स वगैरह बता दिए। इन फैक्ट्स वगैरह से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, 99.99% चांस है डायरेक्ट क्वेश्चन इससे नहीं आएगा। आपका रीजन भले ही पूछ लेंगे कि हाँ की कंपनीज से और आपकी पार्टनरशिप से क्या क्या फीचर्स यहाँ पे आए हैं, क्या क्या कॉम्बिनेशन यहाँ पे आए हैं, ठीक है, और क्यों क्या रिक्वायरमेंट थी इसकी, बट ये आपके जो फीचर्स हैं वो नहीं आएंगे, ठीक है, जो इसके अंदर जो फैक्ट्स दिए हुए हैं वो नहीं आएंगे। ठीक है, तो एक बार इनको रीड कर लेना, रीड करने के पर्सपेक्टिव से आधे पन्ने के ऊपर आप सारी की सारी चीजें एक साथ जॉट डाउन कर सकते हो, ठीक है, कोई इशू वाली बात नहीं है, बस एक बार रीड करना, आपको इंपॉर्टेंट डेट्स, आपको इंपॉर्टेंट जो शेड्यूल्स हैं वो पता लग जाएंगे। शेड्यूल की इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि शेड्यूल के अंदर कन्वर्जन के लिए चीजें दी हुई हैं कि आप अदर एंटिटी से एलपी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, वो भी याद करने की आपको जरूरत नहीं है, उसके लिए अलग से प्रोसीजर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जो आपके सिलेबस में कंप्लीटली नहीं है, बस मेंशन किया गया है। ठीक है, तो मेंशन करने के लिए आपके लिए ये चीजें लिखी गई हैं और आप एक बार अपने नोट्स में मेंशन कर देना और याद करते टाइम एक बार रिवाइज कर लेना, अंडरलाइन करके इसको छोड़ देना। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, यहां तक क्लियर है सबको, कहानी समझ आई, कहानी समझ आ गई, क्या रिक्वायरमेंट थी, क्यों रिक्वायरमेंट थी। अब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का आपको मीनिंग तो समझ आ ही गया है ना, आगे क्या मीनिंग समझ, या वापस से बताऊं एक बार, मीनिंग आया समझ में, बुक की लैंग्वेज में समझे एक बार, बुक की लैंग्वेज में समझते हैं। ठीक है, एलएलपी इज ए न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी विद लिमिटेड लाइबिलिटी, इट इज एन अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल। कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल का क्या मतलब होता है, कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल, व्हीकल तो गाड़ी होती है ना, कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल क्या होता है, कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल, ये एक एनालॉजी दी हुई है कि आपके कॉर्पोरेट बिजनेस को रन करने के लिए एक एंटिटी है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे अगर आपको पहुंचना है तो आप व्हीकल का इस्तेमाल करते हो। आपको बिजनेस के अंदर बिजनेस स्टार्ट करने से प्रॉफिट कमाने तक का जो मीडियम होगा वो ये हो सकता है। ठीक है, तो इट इज अ फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल। ठीक है, व्हीकल इसलिए बोला है क्योंकि एनालॉजी बिठाई है, किसके साथ बिठाई है कि आपको एक डिस्टेंस कवर करना है, डिस्टेंस किस चीज का है, डिस्टेंस है आपको बिजनेस रन करके प्रॉफिट कमाने का। ठीक है, इसके अलावा देखो आपके स्पेशल पर्पस व्हीकल होते हैं, ठीक है, वो मैं मेंशन बस कर रहा हूं, आपकी किताब में कहीं नहीं दिया हुआ, आप कभी कंफ्यूज ना हो लाइफ के अंदर। तो स्पेशल पर्पस व्हीकल होते हैं, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई आपने एंटिटी बनाई है उसको बोलते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल, उस सेंस में इसको क्या बोलते हैं अपने कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल। ठीक है, कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल समझ आया क्या होता है, कोई डाउट, याद रह जाएगा, वापिस से पूछोगे कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल क्या होता है, पूछोगे, पूछोगे तो सही, पूछोगे तो सही, भूल जाओगे देखना, अभी हफ्ते 10 दिन बाद भूल जाओगे, क्योंकि अभी तो स्टार्ट हो रहा है चैप्टर, तो लग रहा है ये भी याद रह जाएगा वो भी याद रह जाएगा, फिर बाद में जाके तुम पूछोगे कि हाँ ये भी बता दो भैया वापस से। ठीक है, एक बार वापस बता दो, अच्छा ठीक है अभी भूल गए। अच्छा, कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल देखो क्या होता है कि कॉर्पोरेट साइड में अगर आपको बिजनेस रन करना है, ठीक है, तो आपको बेसिकली एक डिस्टेंस ट्रेवल करना है, वो क्या है, बिजनेस स्टार्ट करने से लेके प्रॉफिट कमाने तक का, है ना, प्रॉफिट कमाना है और आपको प्रॉफिट कमाते जाना है। तो वो एक एनालॉजी है कि आप एक डिस्टेंस कवर कर रहे हो, तो डिस्टेंस आप किससे कवर करते हो, यूजुअली एक व्हीकल से कवर करते हो। ठीक है, कोई लंबा डिस्टेंस होता है तो यूजुअली आप व्हीकल से कवर करते हो। तो कॉर्पोरेट बिजनेस को रन करने का जो डिस्टेंस है उसको कवर करने के लिए आपके पास एक व्हीकल है, वो क्या है, कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल। कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल क्यों बोला गया एलएलपी को, क्योंकि कॉर्पोरेट साइड ऑफ द बिजनेस में ये, कॉर्पोरेट साइड ऑफ बिजनेस में क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव होता है, प्रॉफिट मोटिव के लिए आपने ये एंटिटी बनाई है, तो प्रॉफिट मोटिव के लिए एंटिटी बनाई है तो आपने एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए एंटिटी बनाई है, वो पर्पस क्या है, कॉर्पोरेट बिजनेस को रन करना। ठीक है, और व्हीकल समझ आ गया, क्या एनालॉजी है व्हीकल की, आपको एक डिस्टेंस कवर करना है, आपको बिजनेस रन करना है और प्रॉफिट कमाना है और कमाते जाना है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, कोई डाउट इसके अंदर, कोई डाउट, गरिमा क्लियर हो गया, हाँ ठीक है, आगे बढ़ा जाए। कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल के बाद देखो क्या लिखा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर देखो बेनिफिट्स किसके मिलते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी के, लो कंप्लायंस कॉस्ट, लो कंप्लायंस कॉस्ट है, नो नहीं है, ठीक है, लो का मतलब कम है, किससे कंपैरिजन में, कंपनी से कंपैरिजन में, या फिर पार्टनरशिप से कंपैरिजन कर रहे हैं क्या यहाँ पे, नहीं, पार्टनरशिप की बहुत ही ज्यादा कम होती है, एलएलपी की ज्यादा होती है पार्टनरशिप से कंप्लायंस कॉस्ट। कंप्लायंस कॉस्ट आपकी कंपैरेटिवली किससे कम होती है, यहाँ पे कंपनी से कम होती है। ठीक है, उसके बाद में फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चरिंग की। इंटरनल स्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या है, जो आपको कंपल्सरीली कंपनीज एक्ट के अंदर दी गई है स्ट्रक्चरिंग वो नहीं करनी पड़ती।
आप अपनी मर्जी से स्ट्रक्चरिंग कर सकते हो, कौन क्या काम करेगा क्या नहीं करेगा ये चीज आप डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद देखो बोला गया है कि ये क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। ठीक है, ये सब चीजें ना, ये सब फीचर्स ना आप बार बार पढ़ोगे, नेक्स्ट 5-6 पन्नों के अंदर ना बार बार आप पढ़ोगे। ठीक है, क्यों पढ़ोगे, क्योंकि यही है इसका पर्पस, यही है इस एंटिटी को बनाने का मोटिव। ठीक है, तो बार बार तुम्हें बताया गया है, तो एक बार पढ़ोगे तुम्हें इजीली समझ आ जाएगा, उसके बाद में बस रिपीट ही करना है। ठीक है हाँ, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब सबको पता है, कोई ऐसा है जिसको नहीं पता सेपरेट लीगल एंटिटी? सेपरेट लीगल एंटिटी सबको पता है? गुरुवर भाई बता दो फिर। ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी नहीं। अब अपने अपने को पता है एलएलपी क्या है, एलएलपी क्या सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो पहले कंपनी हम सिर्फ इसलिए बोलते थे क्योंकि हमें यही पता था कि कंपनी जो है वो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, पर हमें ये पता है कि कंपनी के अलावा और भी चीजें हैं तो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है ना। तो सेपरेट लीगल एंटिटी को हम क्या बोलेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने ओनर से सेपरेट होती है। ठीक है, उसकी खुद की एक एंटिटी है, वो खुद एक लीगल पर्सन है। वो भले ही बाजार में जाके सब्जी नहीं खरीद सकते, बट वो लीगल एग्रीमेंट्स फॉर्म कर सकते हैं, वो बिजनेस को रन कर सकते हैं, उसके नाम पे ट्रेडमार्क्स हो सकते हैं। ठीक है, उसके नाम पे प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। ठीक है, तो ये ऐसे नहीं है कि फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप देख सकते हो वो एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, बट हाँ ये जो अपने ह्यूमनली जो नेचर की जो ये सांस लेती है कि नहीं, सांस नहीं लेती। ठीक है, ये छत पे जाके बारिश एंजॉय कर सकती है कि नहीं कर सकती? ठीक है, क्योंकि क्या आर्टिफिशियल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है ये। ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या होता है, ये एग्जिस्ट करता है बट ये सारे ह्यूमन से रिलेटेड काम नहीं कर सकता, बट ये बिजनेस प्रॉपरली रन कर सकता है। बिजनेस भी रन ह्यूमन ही कर रहे हैं, बट इस एंटिटी के नाम पे, ये सेपरेट एंटिटी है। अभी एक वो मेरे को रील भेजी थी इसने, तूने भेजी थी ना, विजय माल्या वाली। हाँ, विजय माल्या वाली भी रील एक भेजी थी इसने, उसमें क्या बोल रहा था कि मैंने आज तक कोई पैसा नहीं लिया, मैंने एक पैसा नहीं लिया। हाँ, मैं सिर्फ गारंटर था, मैंने एक पैसा नहीं लिया, किंगफिशर जो कंपनी की जो ग्रुप है उसने लिया था। ठीक है, उसका मतलब क्या है कि एक जो सेपरेट लीगल एंटिटी है वो पैसा लेने के लिए केपेबल है। ठीक है, केपेबल का मतलब वो पैसा उठा सकते क्योंकि सेपरेट लीगल पर्सन है वो। अगर विजय माल्या मर भी जाता फ्रॉड करने से पहले या भागने से पहले, ठीक है, फ्यूजिटिव बनने से पहले मर भी जाता, तो भी वो डेटा एग्जिस्ट कर रहा होता, तभी वो कहीं ना कहीं से बैंक रिकवर करने का ट्राई कर रहे होते। हाँ, दिक्कत बस ये थी कि विजय माल्या गारंटर था। अगर डिफॉल्ट किया कंपनी ने, कंपनी का मेजर ओनर कौन था, कंपनी का मेजर ओनर कौन था, विजय माल्या। ठीक है, विजय माल्या गारंटर भी था, तो डबल लाइबिलिटी होगी। डबल लाइबिलिटी का मतलब क्या, कंपनी के अंदर जितना उसने शेयर्स लिए हुए हैं, ठीक है, उतनी लाइबिलिटी तो उसकी थी। अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया तो वो गारंटर भी है। गारंटर का मतलब क्या होता है कि आप सबको पता ही है, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया है कि अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया तो आपने गारंटी दे दी है कि आप सारा का सारा पैसा दोगे, तो गलती तो आपकी भी है। तो ये बोल के अगर वो तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि कोई अच्छी बात बोल रहा है, ये वो अच्छी बात नहीं बोल रहा है, वो बेवकूफ बना रहा है। ठीक है, गलती उसकी ही थी, कंपनी के पीछे हाथ उसका ही था। ठीक है, कंपनी के बीच में और जो एक्चुअल पीपल जो रन कर रहे हैं उनके बीच में कभी कभार लाइन बहुत ब्लर हो जाती है। आपको समझ नहीं आता कि कंपनी काम कर रही है कि कंपनी के बीच में वो इंसान ही काम कर रहा है। ठीक है, तो आपको कभी कभार समझ आए, इसको बोलते हैं हम कॉर्पोरेट वेल। वेल का मतलब पता है सबको, WHEL वाला नहीं, वी वाला, वी वाला, VIL वाला वेल। वेल हाँ, घूंघट, पर्दा। ठीक है, तो वेल क्या होता है, वेल बहुत पतला सा होता है ना, जनरली देखते हैं वेल बहुत पतला होता है, घूंघट जो होता है बहुत पतला होता है कि आर पार उसके अंदर से जिसके आंखों के सामने है वो तो देख ही सकता है ना। तो अगर मेरे को अपना मुंह छुपाना है और मेरे को कुछ काम करना है, मैंने वेल लगा लिया, मतलब कोई मेरे को देख नहीं सकता, बट मैं सबको देख सकता हूँ और मैं सारे काम कर सकता हूँ। नेट वाली चुन्नी तो अलग हो जाती है यार, नेट वाली चुन्नी में तो भी दिख जाएगा घूंघट ओढ़ना फिर मजा आएगा। ठीक है, तो घूंघट ओढ़ के जब तुम जा रहे हो तो सामने वाला भले ही आपको पहचान ना पाए। अगर पहली बार कोई देख रहा हो, पहली बार किसी को कोई घूंघट में देखे, मेरे को कोई पहली बार घूंघट में देखे तो क्या पता ना पहचान पाओ, क्या पता ना पहचान पाओ। जिसको डेली देखने की आदत है वो अलग चीज है। ठीक है, जिसको नहीं देखते हाँ, तो इस घूंघट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेल, इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट वेल। जब हम इसको कंपनी के अंदर देखते हैं ना कि कंपनी के अंदर आप या फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसके अंदर अगर आप अलग नहीं कर पा रहे हो उस इंसान को जो कंपनी के पीछे है और जो कंपनी का नाम है, उन दोनों को अलग नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि किंगफिशर्स के नाम से सीधा किसकी शक्ल आती है दिमाग में, विजय माल्या की। आज रिलायंस के नाम से किसकी शक्ल आती है दिमाग में, मानी की आती है क्या, अडानी, अडानी की नहीं आती ना, क्यों नहीं आती, क्योंकि पता है सबको क्या रिलायंस के पीछे किसका हाथ है, अंबानी का हाथ है। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो ना कि वो पर्सन, वो जो पर्सन है उस एंटिटी से अलग नहीं है। ठीक है, बट एक्चुअली लीगली वो क्या है, अलग है, अलग है। तो बहुत बार ये लाइन ब्लर हो जाती है और इस लाइन को हटाने के लिए, इस लाइन को इरेज करने के लिए
आप जो एक कॉर्पोरेट वेल है ना, इसको पियर्स करते हो। अगर आपको घूंघट के पीछे किसी का चेहरा देखना तो घूंघट हटा दोगे, है ना। कोई जबरदस्ती घूंघट नहीं हटाने तो घूंघट काट भी सकते हो। तो लॉ क्या करता है, इस घूंघट को काट देता है। इसको बोलते हैं वेल पियर्सिंग। वेल वेल को आप पियर्स कर देते हो, वेल के अंदर छेद कर देते हो, वेल को काट देते हो आप। क्यों काटते हो? क्योंकि आपको पता है कि ये इंसान जो है, इसके पीछे यही सारी गलत काम कर रहा है और कंपनी के नाम से कर रहा है, बस कंपनी का नाम यूज हो रहा है। ठीक है, आया समझ में? कॉर्पोरेट वेल पियर्सिंग का मतलब समझ आया? ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, ये बस समझने के लिए था। समझने के लिए था कि हाँ, आपने एलएलपी खोल ली, आपने कंपनी खोली, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करो कंपनी के नाम पे, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? अब बढ़ा जाए आगे। एलएलपी का मतलब क्लियर हो गया? एलएलपी का मतलब क्लियर हो गया सबको? कोई डाउट है एलएलपी के अंदर? आगे बढ़ा जाए अब देखते हैं हम डेफिनेशंस, जो आपकी किसके अंदर आती है डेफिनेशंस। मैंने क्या बताया था, यूजुअली कौन सा सेक्शन में आती है? सेक्शन 2 के अंदर। ठीक है, सेक्शन 1 के अंदर जो है आपके आगे वाला चीजें लिखी हुई है ना, कि कौन सी मिनिस्ट्री ने बोला, क्या नाम होगा एक्ट का, किस डेट को ये पास हुआ है, किस डेट से एनेक्ट हुआ है, वो सारी चीजें कहां लिखी होती है? सेक्शन 1 में। सेक्शन 2 के अंदर आपकी आ गई डेफिनेशंस। हाँ, क्या बोल रहा था? कॉर्पोरेट बिल नहीं है इसमें, बोल रहा हूँ ना समझाने के लिए। कंपनी वाले में होगा, कंपनी वाले में कर रहा हूँ, इसमें एलएलपी की बात कर रहा हूँ। एलएलपी में नहीं दिया हुआ, इसका मतलब ये नहीं यहाँ नहीं होगा, यहाँ भी हो सकता है ये, क्योंकि ये भी कॉर्पोरेट का पार्ट है। मैं ये बोल रहा था। और कॉर्पोरेट बेल भी तुम्हारे इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है कंपनीज के अंदर भी। ठीक है, बहुत छोटा दिया हुआ है, बहुत कम दिया हुआ है, एक दो केस लॉ दिए होंगे साथ में बस। ठीक है, हाँ गाइज, तो सबसे पहले डेफिनेशन है आपकी बॉडी कॉर्पोरेट की। बॉडी कॉर्पोरेट, अब देखो जहां पे डेफिनेशन आ जाती है ना, वहां पे दुनिया में कोई और चीज इसके अंदर फॉल कर रही हो, बट डेफिनेशन के अंदर नहीं लिखा हुआ तो वो नहीं फॉल करेगी। ये चीज ध्यान रखना। डेफिनेशन में जितना लिखा हुआ है उतना आपको पढ़ के समझ के याद करके जाना ही पड़ेगा, और डायरेक्ट डेफिनेशन से क्वेश्चन आ गया है तो। अगर बोल दिया गया है कि बॉडी कॉर्पोरेट का मीनिंग क्या है, तो आपको बॉडी कॉर्पोरेट समझाने नहीं बैठना है, आपको बताने हैं उसकी डेफिनेशन के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, तो जहां पे डेफिनेशन दी गई है वहां पे डेफिनेशन आपको पूरी की पूरी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले देखेंगे बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है बॉडी कॉर्पोरेट में? सेक्शन, अरे सेक्शन 21D के अंदर तो मेंशन है ये। ठीक है, अब देखो सेक्शन 20 ऑफ सेक्शन, सॉरी, सब सेक्शन या सब क्लॉज 20 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट, मतलब जहां पे कंपनीज की डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है, उसको इंक्लूड कर लिया गया है। किया है क्या इंक्लूड इसके अंदर? किया क्या इंक्लूड? किया इंक्लूड। तो सबसे पहले क्या आ गई यहाँ पे? मैं यहां सिर्फ समझा रहा हूं, जिस तरीके से मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं ऐसे मत लिख के आना, जैसे तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है वैसे ही लिख के आना, नंबर कट जाएंगे, नंबर कट जाएंगे। कंपनीज कहां डिफाइंड है? कंपनीज एक्ट के अंदर डिफाइंड है। कौन से सेक्शन में डिफाइंड है? ठीक है, कंपनीज एक्ट का है ये, याद रखना, 2013 वाला। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ये मत लिख के आ जाना कि 220 के अंदर कंपनीज डिफाइंड है एलएलपी के अंदर, गलत हो जाएगा वो। ठीक है, ये चीज ध्यान से लिखना। यहाँ पे तुम्हारे लिखा भी है कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 के क्लॉज 20 के अंदर जो डिफाइंड है, डेफिनेशन दी हुई है, किसकी डेफिनेशन दी हुई है? कंपनी की डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, वो किसके अंदर कवर होती है? बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर। हाँ, ये लिखना है, बट जिस तरीके से मैं यहां लिख रहा हूं सिर्फ वैसे मत लिख के आना, नंबर कट जाएंगे। जैसे तुम्हारी किताब में लिखा हुआ उस तरीके से लिख के आना, बस समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं। ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, और क्या क्या इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा देखो क्या इंक्लूड हो रहा है, सॉरी, क्या इंक्लूड हो रहा है उसके अंदर दिया हुआ है, एलएलपी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। ठीक है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, वो सारी चीजें अभी अपन देखेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, एक्ट जहां पे भी लिख रहा हूं मैं उसका मतलब है एलएलपी एक्ट की बात हो रही है। ठीक है, एलएलपी जो रजिस्टर्ड है किसके अंदर? इस करंट एक्ट के अंदर जिसकी हम बात कर रहे हैं। उसके अलावा एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया भी इसके अंदर कवर्ड है। ठीक है, उसके बाद देखो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया भी इसके अंदर इंक्लूडेड है।
ठीक है। अब इसके अंदर एक्सक्लूजन्स भी दिए हुए हैं, एक्सक्लूजन्स देखो उसके बाद ही दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, बट डज नॉट इंक्लूड अ कॉर्पोरेशन सोल। ये तुमने आज तक शायद ना सुना हो कभी, क्या नहीं इंक्लूड होगा, सुना है क्या किसी ने कॉर्पोरेशन सोल? सोल का मतलब तो एक होता है, कॉर्पोरेशन का मतलब कोई कॉर्पोरेट बॉडी। अच्छा, हाँ, 1% कंपनी नहीं है, 1% कंपनी यहां कवर हो जाता है, 1% कंपनी नहीं है। देखो बहुत सारे कॉर्पोरेट ऑफिसेज होते हैं इंडिया के अंदर, तुम बहुत कम देखोगे, इंडिया के बाहर ही यूजुअली ज्यादा होते हैं, जहां पे एक पर्सन ये कॉर्पोरेट ऑफिस को होल्ड कर रहा है, ठीक है, और कोई ऑर्गेनाइजेशन में पर्सन ही नहीं है, पर वो 1% कंपनी नहीं है, वो 1% कंपनी नहीं है, ठीक है। तो उन केस के अंदर हम उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेशन सोल बोलते हैं, या फिर कॉर्पोरेट सोल बोलते हैं उसको, ठीक है, सोल कॉर्पोरेट नहीं बोलते हैं, ठीक है। 1% कंपनी पता है क्या होती है, क्या होती है 1% कंपनी? कंपनी का सिंगल ओनर है ना, सिंगल ओनर, तो वो क्या है, एक ही पर्सन ने कंपनी बना ली, वो खुद ही रन कर रहा है, सब चीजें वो खुद ही कर रहा है, ठीक है। अब जो ओनर है ना उसको थोड़ा सा अलग कर दो, किससे, कॉर्पोरेट से, दो अलग अलग एंटिटी है वो, फिर भी ओनर अलग है और कंपनी अलग है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट ना यहाँ इंडिया के अंदर कम और इंडिया से बाहर ज्यादा एग्जिस्ट करता है, कि जो कॉर्पोरेशन है वो तो सेपरेट है ही, उसका ओनर सेपरेट है, बस को होल्ड करने वाला एक पर्सन है, उस ऑफिस को होल्ड करना है, ऑफिस को होल्ड मतलब उस पावर को होल्ड करने वाला एक पर्सन है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, कॉर्पोरेट सोल हो जाता है, ठीक है। इसको अगर ये चीज फिर से समझना आए, घर जाके एक बार फिर भी गूगल कर लेना, मेरे से पूछने से पहले मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार गूगल करोगे तो शायद जो अभी मैं बातें बोल रहा हूँ ना वो तुम्हारे दिमाग में वापस से आ जाए, ठीक है, और तुम्हें समझ आ जाए कि होता क्या है, ठीक है। अगर नहीं समझ आया, समझ आ गया तो बेस्ट है, ठीक है, नहीं समझ आया तो एक बार अब घर जाके वापस से जब पढ़ोगे तब याद ना आए तो एक बार गूगल कर लेना, गूगल करके जो पहली दो लाइन आएंगी वो पढ़ लेना, उसको पढ़ के तुम्हें समझ आ जाएगा वापस से कि क्या है, ठीक है। अभी बताओ समझ आया सबको कि 1% कंपनी नहीं है, 1% कंपनी होती तो मैं 1% कंपनी ही बोलता, 1% कंपनी वाला ही स्ट्रक्चर मान लो, बट जो कॉर्पोरेशन है वो अलग है, ओनर है वो अलग है, और जो उसको होल्ड कर रहा है, उस ऑफिस को होल्ड कर रहा है, ऑफिस को होल्ड करना मतलब उस पोजीशन, उस पावर को होल्ड जो कर रहा है वो इंसान अलग है, ठीक है। तो सॉल्व को जो कॉर्पोरेट सॉल्व है वो इसके अंदर कवर नहीं होते हैं, ठीक है, नहीं होते हैं ये, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना कि क्या नहीं होता है। उसके अलावा कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज, कोई भी लॉ के अंदर जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज दी गई है, इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी लॉ, ठीक है, फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, टाइमिंग इन फोर्स का मतलब क्या होता है, करंटली जो लॉ टाइमिंग, मतलब करंटली, ठीक है, करंटली जो लॉ एनफोर्स्ड है उसके अंदर किसी में भी रजिस्टर्ड है ये, या पुरानी कहीं से किसी में भी रजिस्टर्ड थी, ठीक है, वो सारी की सारी कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज इसके अंदर कवर नहीं होंगी, ठीक है। उसके अलावा क्या दिया हुआ है, एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट, देखो एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट, उसके अंदर ब्रैकेट में लिखा हुआ है नॉट बीइंग अ कंपनी एज डिफाइंड अंडर क्लॉज 20 ऑफ द सेक्शन 2, ये वाला पार्ट। उसके अलावा लिमिटेड लाइबिलिटी सॉरी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एज डिफाइंड इन दिस एक्ट, ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की डेफिनेशन हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उन दोनों को छोड़ दो, अगर बेसिकली इन दोनों को छोड़ दो, उसके अलावा कोई भी अगर बॉडी कॉर्पोरेट है, अगर उसके बारे में नोटिफिकेशन दे दिया है किसने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर नोटिफिकेशन में बोल दिया है कि इसको भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे, तो वो भी इंक्लूड नहीं होगी, तो यहां पे क्या आ जाएगा, थर्ड के अंदर कोई भी कॉर्पोरेट बॉडी जिसको बोल दिया है गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंक्लूड नहीं करना है, वो भी क्या आ जाएगी, इस कैटेगरी के अंदर आ जाएगी, और वो भी किसका पार्ट नहीं रहेगी, बॉडी कॉर्पोरेट का पार्ट नहीं रहेगी, ठीक है। ये डेफिनेशन समझ आई। अब देखो ये डेफिनेशन ऐसे लिखते क्यों है, ये इतनी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन क्यों लिखी है, क्योंकि इसका यूज होगा आगे, कहां पे यूज होगा, सेक्शंस के अंदर यूज होगा, वहां पे बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड अगर आ जाएगा तो उसका मतलब क्या है, ये सारी चीजों को इंक्लूड कर सकते हैं और इनको इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसका मतलब ये होगा। तो आप जब भी अब ये वर्ड पढ़ोगे बॉडी कॉर्पोरेट, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये चार चीजें तो इंक्लूड हो सकती हैं और वो तीन चीजें इंक्लूड नहीं हो सकती हैं, ठीक है। क्लियर है, क्या हो गया चारू, बहुत बातें हो रही हैं, बताओ बताओ, मेरे को भी बताओ, ये तो नया टॉपिक है, ये तो, ये चीज पहले तुमने कभी पढ़ी नहीं है, इसको तो ढंग से पढ़ो। हाँ, उसके बाद देखो बिजनेस, बिजनेस की डेफिनेशन अभी तक क्या पढ़ी थी हमने, बिजनेस की डेफिनेशन पढ़ी थी ना पार्टनरशिप के अंदर,
एवरी ट्रेड प्रोफेशन, सर्विस नहीं पढ़ा था उसके अंदर, पढ़ा था क्या? सर्विस लिखा हुआ था क्या अलग से? एवरी ट्रेड प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन, यहाँ सर्विस भी ऐड किया हुआ है, ठीक है, क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है। वो सर्विस उसमें भी इंक्लूड होता है पर डायरेक्टली लिखा नहीं हुआ था, यहाँ क्लैरिफाई कर दिया कि हाँ सर्विसेज भी इंक्लूड हो रही है, डाउट क्लियरिफाई कर दिया बस, ठीक है। तो बिजनेस की डेफिनेशन क्या आ जाएगी, ये चीज सारी चीजें आ जाएंगी, या फिर कोई भी एक्टिविटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोल दे कि इंक्लूड हो रही है बिजनेस की कैटेगरी के अंदर, तो वो भी क्या हो जाएगी, बिजनेस की कैटेगरी के अंदर इंक्लूड हो जाएगी। बहुत इजी डेफिनेशन है। उसके बाद डेजिग्नेटेड पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर होगा जो सेक्शन 7 के थ्रू डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेगा, ये डेफिनेशन लिखी गई है। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर को समझने के लिए हमें सेक्शन 7 को पढ़ना पड़ेगा, जो हम लाइन वाइज ही पढ़ेंगे, पहले नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। डेजिग्नेटेड पार्टनर का मीनिंग मैं बता देता हूँ। कुछ काम ऐसा होते हैं जो सिर्फ डेजिग्नेटेड पार्टनर कर सकता है, उन कामों को करने के लिए डेजिग्नेटेड पार्टनर को अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। बस इतना समझ लो एक बार के लिए, अभी हम वापस से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद देखो एंटिटी, एंटिटी के अंदर क्या क्या कवर हो रहा है? एंटिटी के अंदर कवर हो रहा है बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या है? ये सारी चीजें कवर हो गई, ये सारी चीजें कवर हो गई हैं। उसके बाद क्या दिया हुआ है बॉडी कॉर्पोरेट के अलावा? इंक्लूड्स फॉर द पर्पस ऑफ, ये जो सेक्शन दिए हुए हैं, अ फर्म सेटअप अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। हाँ, कहां पे है ये रही। हाँ, तो गाइस एंटिटी, अब देखो एंटिटी के अंदर क्या क्या आएगा। एंटिटी के अंदर ये चारों चीजें तो आ गई, ठीक है। उसके अलावा सेकंड क्या आ गई? फॉर्म भी आ गई। फॉर्म कहां पे डिफाइंड थी? ठीक है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वाली जो फॉर्म है वो भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगी एंटिटी की डेफिनेशन में। ये चीज ध्यान रखना, बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर नहीं हुई है, एंटिटी के अंदर हुई है। तो जहां भी एंटिटी लिखा होगा वहां पे हम पार्टनरशिप को भी इंक्लूड कर देंगे, बॉडी कॉर्पोरेट के साथ जो चीजें दी हुई है उसके साथ में, ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट इसके अंदर? उसके बाद देखो फाइनेंशियल ईयर, एंटिटी की डेफिनेशन में ये चारों चीजें आएंगी, एंड पार्टनरशिप, जो नॉर्मल अपनी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर जो फॉर्म दी हुई है, जो पार्टनरशिप जिसको बोलते हैं नॉर्मल पार्टनरशिप जो होती है, वो भी एंटिटी की डेफिनेशन के अंदर कवर हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है? अब फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर यूजुअली क्या होता है टैक्सेशन के पर्सपेक्टिव से? क्या होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च, अगले वाला ईयर का 31 मार्च ना। हाँ, ठीक है। तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होके जब आप एक पूरे ईयर की साइकिल कंप्लीट कर लेते हो 31 मार्च तक, जो अगले साल में आते हैं, वो क्या होता है? आपका फाइनेंशियल ईयर होता है। बट इसके अंदर क्या दिया हुआ है? फॉर द पर्पज ऑफ दोज एंटिटीज जो आधे साल के बाद, मतलब 6 महीने के बाद में स्टार्ट हो। 6 महीने कब हो जाएगा? अप्रैल से स्टार्ट करो तो सितंबर तक हो जाएगा। तो बेसिकली अगर कोई एंटिटी अक्टूबर में स्टार्ट हुई है तो उसका जो फाइनेंशियल ईयर होगा ना, वो नेक्स्ट 31, मतलब मान लो कि अभी इस साल के सितंबर में, ठीक है, 2025 के अंदर, अक्टूबर मान लो, कोई एलएलपी फॉर्म हुई है, ठीक है, तो उसका पहला फाइनेंशियल ईयर कब एंड होगा? उसका पहला फाइनेंशियल ईयर एंड होगा 27 में होगा, 26 में नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। टैक्सेशन पर्पस के लिए आप कर सकते हो 26 तक की कैलकुलेशन, अगर आपके प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो। अदरवाइज, अदरवाइज पहला ईयर कंप्लीट कहां माना जाएगा? 2027 के अंदर माना जाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा, ये तुम्हारा लॉ बोल रहा है, ये तुम्हारी डेफिनेशन बोल रही है। हाँ, 1.5 साल कवर हो गया, मेरे को पता है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि मैंने नहीं लिखा, ये तुम्हारे लॉ ने लिखा हुआ है, तो मानना पड़ेगा, ठीक है। इसका लॉजिक ये है कि सेटअप होने में भी कभी कभार टाइम लग जाता है, ठीक है, क्योंकि कंप्लायंसेस होती हैं, कंप्लायंसेस की कॉस्ट आपकी ज्यादा ना पड़े, ठीक है, पहले ही साल, पहले ही 6 महीने के अंदर कंप्लायंसेस की कॉस्ट बहुत ज्यादा ना पड़ जाए आपको, इस वजह से ये चीज की जाती है, ठीक है। उसका लॉजिक ये है पीछे का, ठीक है। बट ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था कि ऐसा करना जरूरी है, आप बस टाइमलाइन बढ़ा दो कंप्लायंसेस की, वो भी किया जा सकता था, बट वो ना करके इनको एक्स्ट्रा 1 साल दे दिया कि हाँ भाई 1 साल और रन कर लो आप 6 महीने के अलावा, उसके बाद कंप्लायंसेस वगैरह आप कर लेना पूरी। कुछ कंप्लायंसेस हैं जो आपको पूरी करनी ही पड़ेंगी 6 महीने के बाद भी, जो मैंडेटरी होती हैं। कुछ कुछ स्टेटमेंट है जो फाइल करने पड़ते हैं आपको, स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट जो होता है, या फिर जो आपकी जनरल बुक्स होती हैं, वो आपको बनानी ही पड़ेंगी, उसके अंदर एक्सेप्शंस नहीं है, ठीक है। अदर कंप्लायंसेस की बात हो रही है। अब कंप्लायंसेस में ना जाके हम आगे बढ़ते हैं डेफिनेशंस के अंदर क्या लिखा हुआ है। ये चीज समझ आ गई? ये चीज समझ आ गई?
कोई डाउट है इसके अंदर? देखो इसके अंदर एग्जांपल भी देख लो। इफ अ एलएलपी हैज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 15 अक्टूबर 2019 देन इट्स फाइनेंशियल ईयर मे बी फ्रॉम 15 अक्टूबर 2019 टू 31 मार्च 2021। 20 नहीं लिखा हुआ है, 21 लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है? एग्जांपल से समझ लिया, यही सेम चीज है। ठीक है, मैंने करंट टाइम के हिसाब से बता दी, इन्होंने पास्ट वाला एग्जांपल ले लिया है। हाँ, उसके बाद देखो आपकी फॉरेन एलएलपी। फॉरेन एलएलपी का मतलब क्या है? ऐसी एलएलपी जो कि रजिस्टर्ड है आउटसाइड इंडिया, इनकॉर्पोरेटेड है आउटसाइड इंडिया, बट इंडिया के अंदर उसकी बिजनेस की प्रेजेंस है। बिजनेस की प्रेजेंस है तभी हम उससे कंसर्न है, अदरवाइज हम कंसर्न नहीं होते। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का क्या मीनिंग दिया हुआ है? ऐसी पार्टनरशिप जो फॉर्म हुई है और रजिस्टर हुई है किसके अंदर? करंट एक्ट जो एलएलपी एक्ट दिया हुआ है उसके अंदर जो रजिस्टर्ड है, उसको हम क्या बोलते हैं? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बोलते हैं। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये वो एग्रीमेंट है जो रिटन फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, और जो करंट एक्ट के अंदर जो आपकी पार्टनरशिप फॉर्म हो रही है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो फॉर्म हो रही है उसके रिगार्डिंग होना चाहिए। उसके अंदर आपके राइट्स दिए होंगे, आपकी ऑब्लिगेशंस दी होंगी, आपकी ड्यूटीज दी होंगी, और उसके अलावा इसी के बेसिस पे ही आप रजिस्ट्रेशन करोगे किसके अंदर? इस करंट एक्ट के अंदर, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली ये एग्रीमेंट होता है किसके बीच में? सारे पार्टनर्स के बीच में होता है, या फिर ये भी बोल सकते हैं एलएलपी और पार्टनर्स के बीच में होता है। ठीक है, या तो ये बोल सकते हैं सारे पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होता है, या फिर एलएलपी एंड सारे पार्टनर्स के बीच में, क्योंकि आप एक एंटिटी फॉर्म कर रहे हो तो उस एंटिटी के साथ भी आपका क्या होता है? एग्रीमेंट होता है। क्या क्या एलएलपी के अंदर समझ नहीं आया क्या बोल रहा? नहीं नहीं नहीं, एलएलपी को आप रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन आपका रिटर्न में ही हो सकता है। कंपनीज के अंदर ऐसे होता है ना, कंपनीज बिना रिटर्न फॉर्म में अटके नहीं हो सकती फॉर्म, वैसे ही एलएलपी नहीं हो सकती। तो सेपरेट लीगल एंटिटी तो तभी बनेगी ना जब इसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन होगा प्रूव करने के लिए कि ये सेपरेट लीगल एंटिटी है। ठीक है, तो इसके लिए रिक्वायरमेंट जो है वो रिटर्न में जरूरी है, इंपॉर्टेंट है ये चीज। ठीक है, ये डिफरेंस है, ये आपका पार्टनरशिप का और एलएलपी का डिफरेंस है। ठीक है, क्लियर है? हाँ, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट समझ आ गया? एलएलपी एग्रीमेंट समझ आ गया? कोई डाउट इसके अंदर? आगे बढ़ा जाए उसके। यस यस यस, ठीक है। अब पार्टनर जो है कौन होगा इस एक्ट के अकॉर्डिंग? जो भी जो एग्रीमेंट को साइन कर रहा है, जो बेसिकली एलएलपी को सब्सक्राइब कर रहा है, या जो एलएलपी का पार्ट बन रहा है, वो क्या बन जाएगा? इंसान पार्टनर बन जाएगा। तो आपका एग्रीमेंट में नाम जरूरी होना चाहिए, या फिर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर भी आपका नाम जरूरी होना चाहिए, तभी आप पार्टनर बन पाओगे किसका? एलएलपी का। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है? स्मॉल लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये कैटेगरी दी हुई है जहां पे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का साइज जो है उसके बेसिस पे बताया जाता है कि ये स्मॉल है कि नहीं। देखो, आप जब भी लॉ के अंदर साइज देखोगे तो दो चीजों के बेसिस पे देखा जाएगा। हाँ, कोई मिस्त्री आया हुआ है? तेरे को नहीं जाना तो नेक्स्ट को भेजते हैं, उसका मन है जाने का। अभी नहीं, दोनों नहीं जाओगे। बैठ जा बैठ जा, बैठ जाओ बैठ जा। ठीक है, तो स्मॉल एलएलपी, स्मॉल एलएलपी क्या होगी? देखो, जब भी आप लॉ के अंदर किसी एक एंटिटी, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन, किसी एक बिजनेस का साइज कंपेयर करते हो ना, तो आप ना दो चीजों को कंसीडर करते हो। पहली चीज होती है उसके प्रॉफिट्स, दूसरी चीज होते हैं उसका टर्नओवर। ठीक है, तो आप प्रॉफिट्स करंट ईयर के भी देख सकते हो, आप पास कुछ ईयर्स के भी देख सकते हो, टर्नओवर भी आप करंट ईयर का देख सकते हो और पास कुछ ईयर्स के देख सकते हो। ठीक है, तो आपकी स्मॉल एलएलपी के अकॉर्डिंग क्या हो गया? तो ये चीज तुम बोल के भिजवा दो ना जल्दी, तो हंसने की क्या जरूरत है इसमें? तेरी बोतल कहाँ है? अच्छा, इसको चाहिए, बोलो तेरे को बोल रहे। हाँ, ठीक है गाइस, तो स्मॉल एलएलपी सुन लो, देता हूं। स्मॉल एलएलपी सुन लो, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, स्मॉल एलएलपी भूल जाओगे। ठीक है, स्मॉल एलएलपी का 2-3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि स्मॉल एलएलपी क्या होती है। तो क्राइटेरिया देखो, पहला क्राइटेरिया देख क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो इसके अंदर 25 लाख तक का क्या दिया हुआ है? 25 लाख तक का क्या दिया हुआ है यहाँ पे? पहले पहले पॉइंट के अंदर देखो, रीड करो सब, क्या लिया हुआ है? 25 लाख किस किस चीज के 25 लाख हैं वो? कंट्रीब्यूशन का मतलब जो भी पैसे कंट्रीब्यूट किए गए हैं एलएलपी बिजनेस के अंदर, क्या कितने किए हुए हैं इसके अंदर? 25 लाख। 25 लाख क्या है ये?
कंट्रीब्यूशन, ठीक है, किस चीज का? सारे पार्टनर्स का, या जो भी लोग इसके अंदर बिजनेस के अंदर आए हैं उनका कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। और सच हायर अमाउंट जो कि एक्सीड नहीं करनी चाहिए, कितनी? 5 करोड़। तो ये हायर अमाउंट कौन डिसाइड कर रहा है? कुछ केसेस के अंदर डिफरेंट अमाउंट भी होती है, वो डिसाइड कौन करता है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि 25 लाख, 25 लाख है ना इसके अंदर, 25 लाख से ज्यादा अमाउंट अगर किसी की करनी है, मान लो एक पर्टिकुलर एंटिटी है उसकी 1 करोड़ तक करनी है, तो वो अलग से फिक्स कर देंगे उसको 1 करोड़। तो उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंटिटी के लिए 1 करोड़ जो है वो अमाउंट हो जाएगी हायर अमाउंट, ठीक है। बट ये अमाउंट कितने से एक्सीड नहीं कर सकते हैं? ये 5 करोड़ से एक्सीड नहीं कर सकते हैं, उसके लिए प्रॉपर अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, आप सिर्फ नोटिफिकेशन लाके काम नहीं चला सकते हो। उसके अलावा क्या दिया हुआ है? सेकंड पॉइंट क्या दिया हुआ है? टर्नओवर। हाँ, पढ़ एक बार, पढ़ पढ़ पढ़। हाँ हाँ, अभी तू 1 मिनट पहले कहा था, दूसरी लाइन में पढ़ा चुका हूँ और साथ में समझा भी दिया है। गाइस भाई बताओ, कौन बताएगा इस सेंटेंस का मीनिंग? कौन बताएगा? ये तुम चारों पांचों मिलके जो लगे हुए हो ना आपस में, अच्छा ठीक है, कौन बताएगा? किसको समझ आया? मेरे लिए तो तुम हंस रहे थे, तुम तो बता नहीं पाए। हाँ बताओ भाई, कौन बताएगा? ये 25 लाख और 5 करोड़ का क्या हिसाब है? मुकेश बताएगा क्या? हाँ, मन नहीं है? समझ आया कि नहीं आया ये बता, तो बता दे फिर। क्या नहीं आना चाहिए? कंट्रीब्यूशन का मतलब जो बेसिकली पैसा इन्वेस्ट किया गया है, हाँ। उसके अलावा जो हायर अमाउंट है वो 5 करोड़ से ऊपर नहीं होनी चाहिए। हायर अमाउंट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? अरे वही तो, हायर अमाउंट कौन डिसाइड कर रहा है? बॉडी क्या मतलब? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट जो डिसाइड कर रही है वो किस चीज के लिए करेगी? हायर अमाउंट डिसाइड किसके लिए करेगी? कोई एक पर्टिकुलर एंटिटी के लिए, पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंटिटी के लिए। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप मेडिकल लाइन के अंदर हो, मेडिकल बिजनेस के अंदर हो, ठीक है। तो मेडिकल बिजनेस के लिए अगर सर्टिफिकेशन, सॉरी नोटिफिकेशन आ गया है कि आपकी जो लिमिट होगी वो 1 करोड़ की होगी, ठीक है। तो आपके लिए स्मॉल एलएलपी बनने के लिए जो कंट्रीब्यूशन की अमाउंट है वो 1 करोड़ तक शिफ्ट हो जाएगी 25 लाख से। तो आप मतलब 25 लाख से ऊपर भी अगर कंट्रीब्यूशन करोगे तो आप स्मॉल कैटेगरी के अंदर ही आओगे, आप नॉर्मल कैटेगरी में नहीं आओगे। हाँ, 5 करोड़ से ज्यादा नहीं कर सकती विदाउट अमेंडमेंट, वो तो अमेंडमेंट के बाद कर ही सकती है, बट नोटिफिकेशन से सीधा आप 5 करोड़ से ऊपर एक्सीड नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्या क्या वो यार, मतलब नोटिफिकेशंस आते हैं, सरकार क्या करती है? नोटिफिकेशंस निकालती है, वैल्यू के अंदर वेरिएशन नहीं आएगा अपर वैल्यू के अंदर, बट नीचे वाली वैल्यू के अंदर आएगा। हाँ 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 हाँ, देखो गाइस, अब देखो आपका अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है बिजनेस का, आपका कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है बिजनेस का, तो उस केस के अंदर क्या होगा? आपकी कैटेगरी चेंज हो सकती है। अगर आप उस कैटेगरी में जिसके अंदर 25 लाख की लिमिट है, तो आप उस लिमिट से ऊपर आ गए, तो उस लिमिट से ऊपर आने के बाद में आप स्मॉल नहीं रहोगे, आप लार्ज बन जाओगे, ठीक है। या फिर आप नॉर्मल एलएलपी कैटेगरी के अंदर आ जाओगे। क्लियर है? क्लियर है? कोई डाउट इसके अंदर? सिमिलरली अब टर्नओवर पे आते हैं। टर्नओवर कितना दिया हुआ है? टर्नओवर की अमाउंट कितनी दी हुई है? 40 लाख दी हुई है, ठीक है। 40 लाख कौन से साल का टर्नओवर? कौन से फाइनेंशियल ईयर? कौन? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। एक साल पहले का आपका जो टर्नओवर है वो 40 लाख से एक्सीड नहीं करना चाहिए, और इसकी एक अपर लिमिट भी दी हुई है। क्या दी हुई है वो अपर लिमिट? 50 करोड़। तो ये सेम कैटेगरी, सेम कैटेगराइजेशन है जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो लिमिट एक्सीड कर सकती है कुछ पर्टिकुलर एंटिटीज की, ठीक है। उस पर्टिकुलर एंटिटी की अगर लिमिट एक्सीड कर दी है, एज मतलब लिमिट बढ़ा दी है, तो उस बढ़ी हुई लिमिट तक वो क्या रहेंगे? स्मॉल रहेंगे, ठीक है। अब ये देखो, ये और क्लॉज है, ये एंड क्लॉज नहीं है, ये और क्लॉज है। और क्लॉज का मतलब
कि दोनों में से कुछ भी एक्सीड कर गया तो ये स्मॉल नहीं रहेंगे, ये लार्ज की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, ये स्मॉल नहीं रहेंगे। दोनों में से मान लो आपका कंट्रीब्यूशन 25 से कम है बट आपका टर्नओवर 1 करोड़ पहुंच गया, ठीक है, तो उस केस में भी आप क्या हो, स्मॉल नहीं रहोगे, अब आप क्या बन जाओगे, लार्ज बन जाओगे। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद देखो थर्ड पॉइंट दिया हुआ है। थर्ड पॉइंट क्या दिया हुआ है कि कुछ भी अगर प्रिस्क्राइब कर दी जाए कंडीशंस वगैरह फर्दर, तो उस रिक्वायरमेंट के बेसिस के ऊपर आपके कैटेगराइजेशन के अंदर एक और लेयरिंग ऐड हो जाएगी। एक और लेयरिंग ऐड होने का मतलब कि ये दो जो क्राइटेरिया दिए हुए हैं इसके अलावा और क्राइटेरियाज भी ऐड किए जा सकते हैं, बट करंटली ये दो क्राइटेरिया ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। जाना है तेरे को? हाँ। सही में भेजना है क्या? पहले ऑप्शन था तेरे पास, अब ऑप्शन नहीं है, अब उसका मन नहीं है। नहीं जरूरी है क्या खड़ा होना वहां पे? तब तो आगे वो करने करेगा नहीं क्या काम? चल कोई नहीं, अब देखो आगे बढ़ते हैं अपने। अब हम बात करेंगे सेक्शन 4 की। सेक्शन 4 क्या बोल रहा है बेसिकली? सेक्शन 4 ये बोल रहा है कि जो आपका पार्टनरशिप एक्ट है वो एप्लीकेबल नहीं है एलएलपीज के ऊपर। ठीक है, तो ये चीज बतानी जरूरी होती है क्योंकि ये भी क्या है, एक टाइप ऑफ पार्टनरशिप है। तो पार्टनरशिप के जो प्रिंसिपल है वो यहाँ अप्लाई नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे? सेक्शन 4 ऑफ एलएलपी एक्ट की वजह से। क्या दिया हुआ है उसके अंदर? नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, कि इन एंटिटीज के ऊपर जो भी इसके अंदर रजिस्टर्ड है उसके ऊपर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज? कोई डाउट इसके अंदर? आगे क्लैरिटी। देन उसके बाद देखो सेक्शन 5 के अंदर बताया हुआ है कि पार्टनर्स कौन कौन हो सकते हैं। एनी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट क्या बन सकते हैं पार्टनर। इंडिविजुअल मतलब सबको पता है, कोई भी ह्यूमन बीइंग, एलिजिबल ह्यूमन बीइंग 18 से ऊपर वाला इंडिविजुअल, ठीक है, वो बन सकता है पार्टनर, जो कि साउंड माइंड का होना चाहिए ना, इंसेन नहीं होना चाहिए, कन्विक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। वो सारी चीजें यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी? क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कंडीशंस हैं, वो पार्टनरशिप एक्ट की कंडीशन नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कंडीशंस तो यहाँ पे अप्लाई हो ही रही हैं, क्योंकि इसमें भी आप क्या कर रहे हो, एक एग्रीमेंट कर रहे हो फॉर्म। ठीक है, उस एग्रीमेंट को फॉर्म करने के अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो अप्लाई होगा, पार्टनरशिप एक्ट नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है इतना? अब इसके अंदर इंडिविजुअल एंड बॉडी कॉर्पोरेट क्या कर सकते हैं, पार्टनर बन सकते हैं। तो बॉडी कॉर्पोरेट हमने देख लिया कौन कौन आते हैं, कंपनीज आती हैं रजिस्टर्ड अंडर या फिर इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। उसके अलावा क्या दिया हुआ है? और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो रजिस्टर्ड है किसके अंदर, इसी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। उसके अलावा फॉरेन एलएलपीज। उसके अलावा चौथा पॉइंट, जो कंपनी फॉरेन के अंदर रजिस्टर्ड हैं और जिनकी प्रेजेंस बेसिकली इंडिया के अंदर है। इंडिया के अंदर प्रेजेंस होने का पॉइंट क्या है कि आप इंडिया के अंदर अगर बिजनेस चलाना चाह रहे हो तो आपकी इंडिया के अंदर प्रेजेंस तो होनी चाहिए ना, चाहे अभी तक नहीं थी अब हो जाएगी। ठीक है, तो आपकी प्रेजेंस होना जरूरी है। ठीक है, तो ये चारों क्या है, ये चारों बॉडी कॉर्पोरेट का पार्ट है। और इसके अलावा कौन, इंडिविजुअल्स। तो इंडिविजुअल्स एंड बॉडी कॉर्पोरेट्स क्या कर सकते हैं, एलएलपी का पार्ट बन सकते हैं। तो बेसिकली कोई एक एलएलपी दूसरे एलएलपी का भी पार्टनर बन सकती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या कवर है, बॉडी के अंदर क्या कवर है, एलएलपी एक्ट के अंदर जो रजिस्टर्ड है एलएलपीज वो भी कवर्ड है। ठीक है, तो एक एलएलपी दूसरे एलएलपी का क्या बन सकती है, पार्टनर बन सकती है कि नहीं बन सकती है? बन सकती है। ठीक है, कोई भी कंपनी बन सकती है, चाहे इंडियन हो चाहे फॉरेन हो, कोई भी एलएलपी चाहे इंडियन हो चाहे फॉरेन हो। उसके अलावा इंडिविजुअल्स। ठीक है, क्लियर है? बस अब देखो डिस्टिंक्शन कहां आता है कि उनके बिहाफ के ऊपर कोई ना कोई पर्सन नॉमिनेट हो जाता है जिसका नाम डायरेक्टली मेंशन होता है, जस्ट इन केस अगर कोई इंडिविजुअल पार्टनर है ही नहीं तो। मान लो 3 कंपनीज ने या फिर 3 एलएलपीज ने मिलकर क्या कर दी, एक नई एलएलपी बना ली, उसके अंदर कोई एक्चुअल इंसान तो है नहीं। अब मैंने तुम्हें एक रिक्वायरमेंट बताई थी डेजिग्नेटेड पार्टनर वाली। ठीक है, अब डेजिग्नेटेड पार्टनर तो कोई इंसान ही बन सकता है, कुछ काम करने होंगे, तो वो क्या करते हैं, वो ना पर्संस को नॉमिनेट कर देते हैं कि आप डेजिग्नेट पार्टनर बनोगे। उनकी ऑर्गेनाइजेशन के जो ओनर्स होते हैं फिर दूसरे पार्टनर्स होते हैं, उनको क्या करते हैं, डेजिग्नेट कर देते हैं कि हमारे बिहाफ पे आप जाके क्या बन जाओगे, डेजिग्नेटेड पार्टनर बन जाओगे। ठीक है, ये चीज समझ आई? ये चीज समझ आई? पहले बताओ ये समझ आया कौन कौन एलएलपी का पार्टनर बन सकता है, कौन कौन बन सकता है? इंडिविजुअल एंड बॉडी कॉर्पोरेट।
क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन करने बढ़ जाए कि बॉडी कॉर्पोरेट क्या है तो कर दोगे डेफिनेशन से, क्या क्या नहीं है क्या क्या है इसका पार्ट कर दोगे, ठीक है। उसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, 3 कंडीशन दी हुई है। अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, या कोर्ट ने बोला नहीं होना चाहिए कि वो अनसाउंड माइंड का है। उसके बाद में क्या दिया हुआ है, अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट। अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट का मतलब जो अभी भी इंस्टॉलमेंट है, जिसके ऊपर अभी भी चार्ज लगा हुआ है इंसॉल्वेंसी का, मतलब उसके जो पैसे अभी तक देने थे लोगों को वो दे नहीं पाया है, वो अभी भी इंसॉल्वेंट ही है। या फिर जिसके अगेंस्ट में इंसॉल्वेंसी की जो प्रोसीडिंग्स है वो पेंडिंग है, क्योंकि प्रोसीडिंग पेंडिंग होने का मतलब क्या होता है कि आप अब इंसॉल्वेंट हो सकते हो, और अगर आपको हमने पार्टनर बना लिया तो हो सकता है कल को ही आपको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाए, तो कोई पॉइंट नहीं है आपको पार्टनर बनाने का, ठीक है। आपने कोई डिफॉल्ट किया होगा, इसकी वजह से ही आपके ऊपर प्रोसीडिंग चल रही होगी, एज्यूम कर लिया जाता है एक बार कि आप एक बार पहले अपनी प्रोसीडिंग निपटा के आओ, उसके बाद आप पार्टनर बन जाना, उससे पहले मत बनो, क्योंकि आप क्या करोगे, परेशान ही करोगे सबको, ठीक है। तो परेशान ना करे वो इंसान, इसलिए उसको भी क्या कर दिया है, हटा दिया है इस कैटेगरी से, जो कि पार्टनर बन सकता है, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट? कौन कौन बन सकता है, क्लियर हो गया, पार्टनर कौन कौन बन सकता है, आगे बढ़ा जाए। अब देखो हम बात कर रहे हैं सेक्शन 6 की, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए, मैक्सिमम कितने होने चाहिए, कोई आइडिया है? पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई नहीं हो रहा है, पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई नहीं हो रहा है। कॉर्पोरेट के हिसाब से कितने हो सकते हैं, जितने मर्जी हो सकते हैं इसके अंदर, अनलिमिटेड। अरे तो सुना नहीं ना यार, 2 लोग एक साथ बोल रहे थे, एक जने की बात सुनी ना मेरे को। हाँ तो अनलिमिटेड हो सकते हैं, हाँ तो अनलिमिटेड हो सकते हैं। अनलिमिटेड का मतलब कितने भी लोग पार्टनर बन सकते हैं, बट एक कंडीशन है, मिनिमम 2 होने चाहिए। अनलिमिटेड हो सकते हैं बट 2 लोग डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, मतलब 2 लोग जो डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे वो लोग क्या होने चाहिए, ह्यूमन होने चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी ह्यूमन पार्टनर नहीं है, मतलब कि सारे के सारे लीगल एंटिटीज हैं, ठीक है, कॉर्पोरेट एंटिटीज ही क्या है, पार्टनर है, तो उनके जो पर्सन हैं कुछ एक एक पर्सन को वो नॉमिनेट कर देंगे जो कि पार्टनर बन जाएगा। उनमें से एक इंसान एटलीस्ट इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए। सारे के सारे अगर फॉरेन रेजिडेंट है तो यहाँ पे काम कौन करेगा, तो एक इंसान क्या होना चाहिए, इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए। अब इंडियन रेजिडेंट कैसे पता लगेगा कि वो इंसान है कि नहीं है, तो 120 वर्किंग डेज, 120 डेज मतलब वर्किंग सॉरी 120 दिनों के लिए वो इंसान इंडिया के अंदर होना चाहिए। जिस पीरियड जिस ईयर के अंदर वो इंडिया के अंदर है उस ईयर के अंदर माना जाएगा कि वो इंडियन रेजिडेंट है, ठीक है। तो जिस टाइम पे वो बेसिकली वो फॉर्म करना चाह रहा है एंटिटी या फिर एलपी फॉर्म करना चाह रहा है, उस टाइम पे एक पर्सन इंडियन रेजिडेंट एटलीस्ट होना चाहिए, और वो डेजिग्नेटेड क्या बनेगा, पार्टनर भी बनेगा, ठीक है। 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर जरूरी हैं, उनमें से एक एटलीस्ट इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए। इंडियन रेजिडेंट कैसे पता लगेगा, 120 दिनों के लिए अगर आप इंडिया के अंदर हो, इंडिया की टेरिटरी के अंदर हो, तो आप इंडियन रेजिडेंट हो, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, कोई डाउट, समझ आ गया, मिनिमम नंबर समझ आ गया। हाँ, और जस्ट इन केस अगर आपकी एंटिटी फॉर्म हो गई, ठीक है, मान लो 2 लोग थे, आपने 2 लोगों ने मिलकर एंटिटी फॉर्म कर दी, तो 2 लोगों ने जब एंटिटी फॉर्म की है उसके बाद में अगर मान लो एक जना छोड़ के चला जाए, एक जना मर जाए, एक जना इंसॉल्वेंट हो जाए, जिसको निकालना पड़ जाए, जो किसका पार्ट नहीं है, एलएलपी का पार्ट नहीं है, ठीक है, तो अब कितने लोग रह गए, एक पर्सन रह गया, तो क्या ये डिसॉल्व हो जाएगी इस केस के अंदर, क्यों, परपेचुअल एसोसिएशन है, तो इस केस में क्या होना चाहिए, जब मिनिमम रिक्वायरमेंट ही 2 की है, तो इसके अंदर ना टाइम दिया जाएगा। टाइम कितने टाइम का दिया जाएगा, 6 महीने का, ठीक है। 6 मंथ्स के अंदर अंदर क्या करना है उसको, या तो एक नया पार्टनर ले आए या फिर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ले। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने का मतलब अब यहाँ पे जस्ट बिकॉज एक इंसान है, तो मतलब जो भी बिजनेस रन कर रहा है वही एक इंसान कर रहा है, सारी लाइबिलिटी किसकी होनी चाहिए, इस इंसान की होनी चाहिए, तो इसकी लाइबिलिटी उस केस में क्या हो जाती है, अनलिमिटेड हो जाती है, ठीक है। हाँ ठीक है, वो अलग बात है कि एलएलपी की लाइबिलिटी खत्म करने के बाद में इसकी लाइबिलिटी आएगी, वो अलग बात है, बट हाँ इसकी लाइबिलिटी इस केस में क्या हो जाती है, अनलिमिटेड हो जाती है, ठीक है। तो ये एक ही एक्सेप्शन है अनलिमिटेड लाइबिलिटी का, किसके अंदर, एलएलपी के अंदर, अनलेस आप फ्रॉड कर रहे हो तो, अनलेस आप कोई क्राइम कर रहे हो तो, ठीक है। लीगली यहाँ पे एक ही फ्लॉ है जहां पे आप क्या कर सकते हो, अनलिमिटेड लाइबिलिटी ला सकते हो किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर के ऊपर। हाँ चारू पूछो। अच्छा ठीक है, हाँ आगे बढ़ा जाए। सेक्शन 7 डेजिग्नेटेड पार्टनर। डेजिग्नेटेड पार्टनर मैंने बता दिया है तुम्हें, ठीक है। एक बार अब इसकी लैंग्वेज में भी पढ़ के देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, ठीक है।
Every LLP shall have at least two designated partners who are individual and at least one of them shall be resident in India. ठीक है, रेजिडेंट इंडिया वाली बात आ गई. ठीक है, उसके अलावा देखो ऑल द पार्टनर्स आर बॉडी कॉर्पोरेट्स. ठीक है, तो वन और मोर पार्टनर्स आर इंडिविजुअल्स. तो उसके इसके अंदर बॉडी कॉर्पोरेट जो है वो एटलीस्ट दो इंडिविजुअल्स को क्या करेगी, अपॉइंट करेगी एज अ नॉमिनी टू द बॉडी कॉर्पोरेट. बॉडी कॉर्पोरेट का नॉमिनी का मतलब कि एज इन उनकी जो कंपनी है, उनके एलएलपी है, उनके वो नॉमिनी है और वो किसके अंदर काम कर रहे हैं, एक तरीके से एलएलपी के अंदर काम कर रहे हैं. ठीक है, उनको क्या बोल दिया जाएगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर. अगर कोई इंडिविजुअल ऑलरेडी नहीं था तो इंडिविजुअल है तो आप उसको बना सकते हो. ठीक है, क्लियर है. उसके अलावा रेजिडेंट इन इंडिया का दिया हुआ है आपको क्राइटेरिया. क्या क्राइटेरिया है? हाँ, पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 120 डेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर. उस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर 120 दिन के अंदर 120 दिन के लिए अगर वो इंडिया के अंदर रुका हुआ है तो वो इंसान क्या है, इंडियन रेजिडेंट माना जाएगा. फॉर द, देखो अब ये क्राइटेरिया जो है ये हर जगह अप्लाई नहीं होता है, ये एलएलपी के लिए है. तो ये मत बोल देना 120 के लिए, 120 दिन के लिए अगर आप इंडिया के अंदर हो तो आप इंडियन रेजिडेंट बन गए हो. नहीं, जरूरी नहीं है. इस एक्ट के बेसिस पे आप कंसिडर किए जाओगे कि आप इंडियन रेजिडेंट हो. तो 120 दिन वाला इंसान जो है वो एलएलपी के पर्सपेक्टिव से तो एलिजिबल है. बाकी बाकी पर्सपेक्टिव से है एलिजिबल कि नहीं है वो पता नहीं अभी. हाँ, क्या हुआ, पानी बदला? 1 घंटा हो भी गया? हाँ हाँ बोल. मिनिमम मैक्सिमम नंबर नहीं है, अनलिमिटेड है. नहीं रुक जा. टाइम बताओ क्या हो गया. तेरा फोन बंद हो जाएगा क्या अभी? कितनी देर नहीं होता? तो बस ठीक है, बैठे रहो फिर एक बार. अरे तो तुम्हारी 3 घंटे क्लास का मतलब ये नहीं कि 3 ब्रेक मिलेंगे तुम्हें. हाँ, तो मैं दे दूंगा ब्रेक, मैं दे दूंगा, अभी पढ़ लो एक बार. ठीक है, इसको जरा बाहर छोड़ गया ना फोन को. नींद मैं उड़ा दूंगा, कोई नहीं. ला इधर दे दे फोन. फोन दे दे, मैंने नहीं बोला. फोन दे दे, फोन दे दे, फोन दे दे, फोन दे दे, फोन दे दे. 5 मिनट का ब्रेक जो बोला था, कोई बात. मैंने बोला नहीं भाई ब्रेक. हाँ, क्या क्या? अरे शांत हो जाओ बेशर्मो. हाँ, मैक्सिमम की बोलती है इसके अंदर. डेजिग्नेटेड पार्टनर दो, डेजिग्नेटेड पार्टनर दो रहेंगे. हाँ हाँ, दो ही रहेंगे. आप बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर दो तो रहेंगे. मिनिमम दो, मिनिमम दो. मैक्सिमम का कोई क्राइटेरिया नहीं है. जरूरी भी नहीं है आपको 2 से ज्यादा रखना पार्टनर. डेजिग्नेटेड पार्टनर आप बढ़ा सकते हो कि मान लो कोई पर्सन अवेलेबल नहीं है तो किसी और को भी बना दिया. ठीक है, पर आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, 2 बहुत है. ठीक है गाइस, डेजिग्नेटेड पार्टनर का काम बताता हूं. देखो, जो कंप्लायंसेस होती हैं, जो भी कंप्लायंसेस होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? कंप्लायंसेस जो ह्यूमन को जाके फुलफिल करनी होगी उसके लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है डेजिग्नेटेड पार्टनर. अगर वो कंप्लायंसेस पूरी नहीं हुई तो किसकी गलती मानी जाएगी? डेजिग्नेटेड पार्टनर की गलती मानी जाएगी. तो डेजिग्नेटेड पार्टनर इसलिए होता है ताकि वो फिजिकली प्रेजेंट रहे इंडिया के अंदर और सारी की सारी जो कंप्लायंसेस हैं उनको पूरा कर सके. ठीक है, सारी कंप्लायंसेस को पूरा कर सके. अदरवाइज कोई अगर फिजिकली प्रेजेंट नहीं होगा तो कंप्लायंसेस तो वैसी पूरी नहीं हो रही, और कंप्लायंसेस पूरी नहीं हो रही है तो फिर मतलब आपकी जो एलएलपी है वो लीगली नहीं चल रही है. तो लीगली चलाने के लिए एलएलपी को ये चीज रिक्वायर्ड है. ठीक है, और इसलिए इसको मैंडेटरीली आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा. अदरवाइज आपकी एलएलपी की जो लायबिलिटी है वो सारे पार्टनर्स की आ जाएगी. ठीक है, वहां पे क्या होता है, एलएलपी का जो स्ट्रक्चर है वो खत्म हो जाएगा, फिर आपके अनलिमिटेड लायबिलिटी आ जाएगी. हाँ, ठीक है गाइस, इतना क्लियर है. अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, किसकी? कैरेक्टरिस्टिक्स एलएलपी की. ठीक है, तो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ऑलमोस्ट सब पता ही है. ठीक है, थोड़ी बहुत जो नहीं पता है वो मैं बता दूंगा, पर उसके लिए एक बार मेमोरी टेक्निक देखते हैं. एमएनसी पता है सबको क्या होती है? एफबीबी पता है क्या किसी को? क्या है एफबीबी? एफबीबी बताओ क्या है? कोई कपड़ों का ब्रांड है ये, एफबीबी. सस्ता कपड़ों का ब्रांड है ये.
बिग बाजार फैशन, बिग बाजार फैशन, FBB, ठीक है। बिग बाजार के ऊपर जो कपड़े मिलते हैं ना, जो, अरे तो FBB नाम है, उसकी शॉर्ट फॉर्म है, फैशन एट बिग बाजार, लिखा है कहीं पे, दिखा है, उसको बिग बाजार फैशन बोलते हैं, ठीक है। F पहले इसलिए है क्योंकि ये फ्यूचर फ्यूचर ग्रुप का वो है, ये ब्रांड है, ठीक है। हाँ, ठीक है गाइस। तो कोई MNC है, वो क्लेम कर रही है कि जो FBB ब्रांड है वो बहुत बढ़िया पेस से बढ़ रहा है, ठीक है। ये आपकी मेमोरी टेक्निक है। अब पहली चीज, बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट समझ आ गया क्या होती है बॉडी कॉर्पोरेट? क्लियर है, बताने की जरूरत तो नहीं है। बॉडी कॉर्पोरेट होने की वजह से इसके पास क्या है, कौन सा सक्सेशन है? परपेचुअल सक्सेशन है। तो इसको एक बार मैं PS लिख रहा हूं, ठीक है। उसके बाद में जस्ट बिकॉज कि बॉडी कॉर्पोरेट है तो ये कौन सी एंटिटी हो जाती है? सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है ये। SLE लिख दिया, सेपरेट लीगल एंटिटी को। उसके बाद म्यूचुअल एजेंसी। अब ये पॉइंट समझो, ये हर्ष ने बोला था म्यूचुअल एजेंसी वाला पॉइंट, कि म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। देखो जो आपने पार्टनरशिप में देखा था वो म्यूचुअल एजेंसी नहीं एग्जिस्ट करती। सारे पार्टनर एक दूसरे के लिए लायबल नहीं होते हैं, ठीक है, एक्ट के लिए लायबल नहीं होते हैं। यहाँ पे जो सारे पार्टनर्स हैं वो LLP के लिए, और LLP सारे पार्टनर्स के लिए लायबल होती है। तो आपकी म्यूचुअल एजेंसी किसके साथ में? LLP के साथ में, आपकी अदर पार्टनर्स के साथ नहीं है। तो म्यूचुअल एजेंसी समवॉट एग्जिस्ट कर रही है, बट वो LLP के साथ है, ठीक है। वो आपकी किसके साथ नहीं है? अदर पार्टनर्स के साथ में नहीं है, ठीक है। म्यूचुअल एजेंसी, हाँ। नेक्स्ट पॉइंट, LLP एग्रीमेंट। LLP के रिगार्डिंग एग्रीमेंट करना जरूरी है। एग्रीमेंट के बिना ये चीज नहीं बन सकती। एग्रीमेंट रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में क्या है? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है ये। लीगल पर्सन तो है, पर ये क्या है? आर्टिफिशियल। ये थोड़ा सा आपको लगेगा रिडंडेंट है, किससे? सेपरेट लीगल एंटिटी वाले पॉइंट से, ठीक है। बट क्लैरिफिकेशन के लिए बताया गया है कि आर्टिफिशियल लीगल पर्सन भी होता है, ठीक है। कहां पे गया? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन लिख रहा हूं मैं इसको, ऐसे ALP लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद में देखो कॉमन सील। कॉमन सील के बारे में पता है आपको क्या होती है कॉमन सील? कौन सा ठप्पा? अच्छा एक बात बताओ, कंपनीज के लिए कॉमन सील रखना जरूरी होता है क्या? कौन बोल रहे हैं हाँ? कौन बोल रहे हैं ना? बताओ। हाँ वाले, हाँ वाले, हाँ वाले। अच्छा ठीक है, किताब में पढ़ा है ये? कहां पढ़ा है, किसने बताया है? कहां पे? 12वीं में पढ़ा है? अच्छा, जो बोल रहे हैं कि कॉमन सील जरूरी नहीं है, तुमने कहां पढ़ा है? तुमने भी 11th में पढ़ा है? वाह, तो अलग अलग चीज कैसे पढ़ ली है? हाँ तो क्या हुआ, पता तो हो सकता है, सपोर्ट तो कर ही सकता है ना, ओपिनियन रख सकता है वो, तो गलत थोड़ा है। हाँ तो गाइस, कॉमन सील रखना मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। मैंडेटरी नहीं है, आप रख सकते हो, आपकी चॉइस है। आपको कोई बोल नहीं रहा कि आपको रखना ही पड़ेगा। हाँ, बट अगर आपने अपने आर्टिकल्स में, मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर अगर आपने लिख दिया कि कॉमन सील रखनी है, तो आपको रखनी पड़ेगी, वहां कंपलसरी हो जाती है। तो आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो अगर आप आर्टिकल्स के अंदर लिख रहे हो कि कॉमन सील रखनी है, ठीक है। वैसे ही सिमिलरली यहाँ पे भी रखना कंपलसरी नहीं है, बट अगर है आपने बना ली है तो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। आपके पास चॉइस है यूज करने की, ठीक है। अगर आपने अपने एग्रीमेंट के अंदर लिख दिया कि कॉमन सील हम बनाएंगे, तो कॉमन सील आपको बनानी पड़ेगी। अब आपने क्या कर लिया है, खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है, और अब आपको वो ऑब्लिगेशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। बट बोला जाता है कि कॉमन सील हो तो बेटर रहता है। कॉमन सील से बेटर क्यों रहता है कॉमन सील होने से? क्योंकि आप जहां पे भी ठप्पा लगा रहे हो, आपको ये पता है कि अगर ऑथराइज्ड है ठप्पा लग जाएगा, नहीं है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी।
बट जब कॉमन सील नहीं है तो आपको पता नहीं लगेगा कि इसने ऑथराइजेशन लिया है कि नहीं लिया है, ठीक है। और अगर ऑथराइजेशन के बिना अगर साइन कोई कर देगा तो आपको पहले पूरी कार्रवाई करनी पड़ेगी। ऑथराइजेशन के बिना कोई सील लगा देगा तो आपको पता है कि यहाँ पे फ्रॉड कर दिया सीधा सीधा, ठीक है। आपको समझ आ जाएगा कि सीधा सीधा फ्रॉड कर रहा है कोई यहाँ पे, ठीक है। इसको क्या बोल रहे हैं, फॉर्जिंग कर रहा है, फॉर्जिंग ऑफ डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, ठीक है। कल पढ़ा था ना फॉर्जिंग वर्ड, फॉर्ज कर रहे हो आप, हाँ ठीक है। कॉमन सील समझ आ गया। उसके बाद क्या है आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी। क्या कुछ पूछ रहा है क्या कोई? उसके बाद क्या है, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस किसके हाथ में होता है? पार्टनर्स के हाथ में होता है यहाँ पे, है ना। ये थोड़ा सा कंपनी से फीचर अलग है, ये जो ओनर है उनके हाथ में क्या है यहाँ पे, मैनेजमेंट है। कंपनीज के अंदर ओनर्स के हाथ में नहीं होती, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होती है, ठीक है। उसके बाद में नंबर ऑफ पार्टनर्स, मिनिमम एंड मैक्सिमम। मिनिमम कितने हैं, मैक्सिमम डेजिग्नेटेड पार्टनर कितने होने चाहिए, एटलीस्ट 2 होने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा उसमें से इंडियन रेजिडेंट कितने होने चाहिए, एटलीस्ट 1, ठीक है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। इस सेक्शन को अच्छे से समझ के याद कर लेना, एक एक चीज इसके अंदर जो एक एक वर्ड है उसको खा जाना, ठीक है। ताकि तुम ताकि तुम एकदम सेम चीज अगर लिख के आओ तुम्हारे नंबर ना कटे, क्योंकि एलएलपी से ये जो फीचर्स हैं इसके आने का चांस बहुत है, डेजिग्नेटेड पार्टनर वाले क्राइटेरिया का चांस बहुत है क्वेश्चन आने का, और उसके अलावा डिफरेंस आ सकता है पार्टनरशिप से इसका, ठीक है। कंपेरेटिवली कंपैरिजन आ सकता है, ठीक है। ये 3 चीजें तो आएंगी ही आएंगी, ये मान के चल लेना, ठीक है। उसके अलावा बाकी चैप्टर भी पढ़ना है, समझना है, बट मेजर टॉपिक्स ये हैं। हाँ, कंपैरिजन, फीचर्स, ठीक है। उसके अलावा ये डेजिग्नेटेड पार्टनर, जो भी चीज तुम्हें बहुत डिफरेंट लग रही है ना पार्टनरशिप एक्ट से, उसके आने के चांस तुम्हारे बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। हाँ, कहां तक पहुंचे थे, नंबर ऑफ पार्टनर्स। उसके बाद क्या है, बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली। जो आप बिजनेस कर रहे हो वो किसके लिए कर रहे हो, सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए, यहां चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं आएंगी। क्लियर है ये पॉइंट? उसके बाद इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट एक बार रीड करते हैं। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट करवा सकती है इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। ये चीज आपकी एक्ट के अंदर दी हुई है, एक बार रीड करके देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल हैव पावर टू इन्वेस्टिगेट द अफेयर्स ऑफ द एलएलपी बाय अपॉइंटमेंट ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर दैट पर्पस, ठीक है। आपके बिजनेस सही तरीके से रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, स्क्रूटनी भर जाती है। पार्टनरशिप के अंदर ये नहीं होता था। पार्टनरशिप के अंदर ये क्यों नहीं होता था, क्योंकि वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं थी, ठीक है। जो भी घपला बाद में पता लगा वो डायरेक्टली किसकी गलती है, पार्टनर की है। पर यहाँ पे आप लाइबिलिटी एक पार्टनर के ऊपर शायद ना डाल पाओ, इसलिए टाइम टाइम स्क्रूटनी चलती रहती है कि आप बिजनेस गलत तरीके से तो नहीं रन कर रहे, ठीक है। क्लियर है? इन्वेस्टिगेशन वाला पॉइंट समझ आया? ये आपको शायद ना पता हो पहले से। हाँ, उसके बाद क्या दिया हुआ है, कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, जो आपका एलएलपी का स्ट्रक्चर है उसके रिगार्डिंग अगर आप कोई भी चेंज लेके आ रहे हो, आप अमेलगमेट कर रहे हो, आप मर्ज कर रहे हो, आप डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। आप चार 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 एंटिटीज को एक साथ जोड़ के काम कर रहे हो, तो ये सारे अरेंजमेंट्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देनी जरूरी है। ये सारे किसके अकॉर्डिंग गवर्न होंगे, ये सारे के सारे आपके एलएलपी एक्ट के अकॉर्डिंग ही गवर्न होंगे, ठीक है। और इसकी इंफॉर्मेशन आप रजिस्ट्रार को दोगे, टाइमली दोगे, ठीक है। तो ये एक पॉइंट भी क्या है, नया है। कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट, ठीक है। क्लियर है? उसके बाद देखो कन्वर्जन इनटू एलएलपी। अब देखो कन्वर्जन इनटू एलएलपी वाला जो पॉइंट है आपका, सबसे पहले तो देखो कौन कौन कन्वर्ट हो सकता है। आपकी पहले तो पार्टनरशिप हो सकती है कन्वर्ट, पार्टनरशिप हो सकती है कन्वर्ट एलएलपी के अंदर। प्राइवेट कंपनी हो सकती है, पब्लिक कंपनी जो अनलिस्टेड है वो हो सकती है। हाँ, देखो अगर लिस्टेड कंपनी को अगर आपको करवाना है किसके अंदर कन्वर्ट, एलएलपी के अंदर, तो पहले आपको उसको अनलिस्टेड कंपनी बनाना पड़ेगा,
आपको अनलिस्ट करवाना पड़ेगा, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज से, ठीक है। उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। इसे लिस्टेड कंपनी वाली बात नहीं दी गई यहाँ पे, अनलिस्टेड आपको करना ही पड़ेगा, तभी आप कन्वर्ट कर सकते हो। और ये इनके लिए सेपरेट सेपरेट शेड्यूल है, शेड्यूल 2, 3 एंड 4, ये आपके स्टार्टिंग के पहले पेज के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। उसको एक बार रीड करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कौन से शेड्यूल में क्या चीज दी हुई है, ठीक है। उसके बाद देखो ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स अभी तक कंपल्सरीली कहीं पे नहीं हुए थे इस एंटिटी से पहले, ठीक है। यहाँ पे कंपलसरी हो गए थे कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ई फॉर्मेट में, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में आपके फाइल होंगे, ठीक है। तो ई फॉर्मेट के अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए, तभी आप सारी फाइलिंग कर सकते हो, किससे, आरओसी के साथ में। अब देखो यहाँ पे ना आपके सेपरेट कोई आरओसी नहीं बन गया था, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज वाला जो आरओसी था उसी को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी थी, उसके अंदर ही सब ब्रांच बना दी है, ठीक है। उसके अंदर सब ब्रांच बनाने की वजह से क्या हुआ कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास में और आरओसीज के पास में चली गई थी इनको गवर्न करने की। एलपी इसलिए बस बहुत छोटा सा एक्ट है क्योंकि इनको बहुत कुछ नया फ्रेमवर्क लाने की जरूरत नहीं पड़ी, एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क के अंदर इन्होंने क्या किया, मर्ज कर दिया, एक नया स्ट्रक्चर बनाने की इनको जरूरत नहीं पड़ी, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के अंदर इन्होंने क्या कर दिया, एलएलपी को मर्ज कर दिया, ठीक है। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन सी मिनिस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। कॉर्पोरेट अफेयर्स पढ़ा था ना, उसके अंदर था ना एलपी एक्ट गवर्न करता है, ठीक है। उसके अलावा किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आरओसीज, ठीक है। आरओसीज की क्यों है, क्योंकि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था उसके अंदर ही एलएलपीज को मर्ज कर दिया गया था, ठीक है। क्लियर है, यहां तक पॉइंट क्लियर है। लास्ट पॉइंट, फॉरेन एलएलपीज, फॉरेन एलएलपीज भी क्या कर सकती हैं, पार्ट बन सकती हैं यहाँ के एलएलपीज का, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स क्लियर है, 16 पॉइंट, 16 के 16 क्लियर है पॉइंट, ठीक है। अब 5 मिनट का तुम ब्रेक ले लो, ठीक है।